बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑप्टिकल कैविटी पढ़ने जा रहे हैं कि ऑप्टिकल कैविटी की मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कौन कौन सी, उसके साइज़ के लिहाज से, उसके अंदर मिरर्स के लिहाज से देखेंगे। इसके अलावा ऑप्टिकल कैविटी के अंदर जो मिरर हैं उनकी अलाइनमेंट कैसे की जाती है, अगर उनकी अलाइनमेंट ठीक तरीके से ना हो तो उसके ऊपर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने इस छोटे से आर्टिकल में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले ये है कि द रीजन बिटवीन द टू मिरर्स ऑफ द लेज़र कैविटी इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल कैविटी। ये हमने ऑलरेडी बात डिस्कस की है कि दो मिरर के दरमियान में जो स्पेस होती है, जो रीजन होता है जहाँ पर हम एक्टिव मीडियम रखते हैं, उसको हम कैविटी का नाम देते हैं। बेसिकली कैविटी हमारे पास एक एम्पलीफायर का काम करती है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के बीम ऑफ फोटोन को एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट के तौर पर लेज़र प्रोवाइड करवाती है। तो लेज़र कैविटी बेसिकली दो मिरर के दरमियान में ये एक रीजन है, ये एक स्पेस है जिसको हम लेज़र कैविटी का नाम देते हैं। अब सारा का सारा लेज़र का फंक्शन इन्हीं दो मिरर्स के दरमियान में होता है। इसी दौरान हम एक लाइन भी ड्रा करते हैं जिसको हम एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस का नाम देते हैं। जिस तरह के जब भी हमने ऑप्टिक्स के चैप्टर में अपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि उनके दरमियान में एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम एक्सिस का नाम देते हैं, और उसी के ऊपर फोकस पॉइंट होता है। उसी के लिहाज से फिर फोकल लेंथ निकाली जाती है, उसी के लिहाज से डिस्टेंस निकाला जाता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन द इमेज। दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पर भी कुछ उसी से मिलती जुलती हमें कंडीशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक अपरेटस है लेज़र के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ है। रिफ्लेक्टिव मिरर ये वाला पार्शली रिफ्लेक्टिव मिरर है, जिसकी मैंने पहले पॉइंट में बात की है कि दो मिरर के दरमियान में जो रीजन होगा उसको हम ऑप्टिकल रेजोनेटर या लेज़र कैविटी का नाम देते। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन को हम ऑप्टिकल रेजोनेटर या फिर लेज़र कैविटी का नाम देते। इसी के ऊपर हमने पंपिंग सोर्स अप्लाई करना होता है। यहीं पर लेज़र मीडियम होता है जिसको हम एक्टिव मीडियम भी बोलते हैं, और इस यहीं पर सारा का सारा प्रोसेस लेज़र के लिए होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है द इमेजिनरी लाइन कनेक्टेड विद एट द सेंटर ऑफ द एंड मिरर इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्सिस। तो बिल्कुल यहाँ पे दरमियान में हम एक लाइन लगाते हैं जो कि इमेजिनरी होती है, इसका इससे कोई लिंक नहीं होता। जस्ट हम इसका मैथमेटिकल वर्क करने के लिए, लेज़र की कंडीशंस को समझने के लिए, इस फिनोमेना को समझने के लिए हम बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगाते हैं जो कि इन दोनों के सेंटर में होती है, और ये दोनों फेसेस से इसको टच भी करती है, और ये बिल्कुल मिडल में होती है। द ऑप्टिकल एक्सिस इज़ इन द मिडल ऑफ द ऑप्टिकल कैविटी। ये मिडल ऑफ द ऑप्टिकल कैविटी में यहाँ पर ये मौजूद होता है। तो थर्ड कैविटी हमें ये बयान करती है कि इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं, इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स भी हो सकती हैं इन मिरर्स की। इसके अलावा इनकी लेंथ भी हो सकती है, ज़्यादा लेंथ वाले भी हो सकते हैं, कम लेंथ वाले भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंडेंस है कि हम लेज़र से कौन सा काम लेना चाह रहे हैं। अगर हमें बहुत ही पावरफुल बड़ी लेज़र चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल के वेपन इंडस्ट्री के लिए, यानी कि वेपन्स के तौर पर, या कोई प्लेन वगैरह को क्रैश करने के लिए, या एयरक्राफ्ट वगैरह को गिराने के लिए, या फिर कटिंग टूल्स के लिए कि जिस तरह हम चट्टानों के अंदर सुराख करने के लिए या फिर डायमंड को काटने के लिए, तो उसी लिहाज से फिर हम यहाँ पर मिरर्स की लेंथ वगैरह को, मिरर्स की विड्थ वगैरह को चूज़ करते हैं और उनकी शक्ल को भी चूज़ करते हैं। तो इस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की इसके इनकी लेंथ वगैरह हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हमें बयान करती है द बीम डायामीटर लिमिटिंग फैक्टर इनसाइड द लेज़र कैविटी। लेज़र कैविटी के दौरान जो बीम यहाँ पे बन रही होगी, अब उसके डायामीटर की हमने बात करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ पर कोई लेज़रिंग प्रोसेस हो रहा है तो इस दौरान यहाँ पे आउटपुट के तौर पर हमें एक लेज़र बीम मिल जाती है। अब उस लेज़र बीम का डायामीटर कितना होगा? डायामीटर बेसिकली इसको हम अपर्चर का नाम देंगे। डायामीटर किसी भी लेज़र बीम का डायामीटर जो होगा, ये लिमिटिंग फैक्टर होता है लेज़र कैविटी के अंदर, जिसको हम अपर्चर का नाम देते हैं। अब अपर्चर जो होता है ये डायामीटर ऑफ द एक्टिव मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा किसी भी एक्टिव मीडियम का डायामीटर होगा उतना ही ज़्यादा इसका अपर्चर भी होगा। तो सम टाइम तो फिर ऐसे होता है कि एक पिन होल बना लिया जाता है किसी भी लेज़र कैविटी के अंदर लेज़र बीम के लिए। तो इस दौरान सिंगल बीम भी निकल सकती है, सिंगल बीम भी हमें मिल जाती है। तो जैसे जैसे हमारे पास इसका अपर्चर कम होता जाता है, लेज़र बीम भी, और लेज़र बीम का डायामीटर भी फिर कम होता जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। इसमें हमने ये चंद प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हैं जिसमें हमने ज़िक्र किया है अपर्चर का,
और ये प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। आगे हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ऑप्टिकल कैविटी हम कैसे गेन कर सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक हमने ऑप्टिकल कैविटी बनानी है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्टिव मीडियम जानना ज़रूरी है, ऑप्टिकल पावर जानने के लिए ज़रूरी है, और फिर इसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। एक्टिव मीडियम हम पहले पढ़ चुके, ऑप्टिकल पावर का भी जिक्र हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे ऑप्टिकल पावर निकालते हैं। अब स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या है कि चीज़ एप्लीकेशन के बारे में ये बात कर सकते हैं कि हम उससे काम कौन सा लेना चाह रहे हैं। लेज़र के बहुत सारे काम हैं, उसको मार्केट पर्पज़ के लिए बार कोड स्कैन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा वॉक थ्रू गेट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा कटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, डायमंड की कटिंग के लिए वेपन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा माइंस को कट करने के लिए, बहुत सारी सुरंगें बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें ऑप्टिकल कैविटी में एक्टिव मीडियम कौन सा लेना है, इसकी पावर हमने कितनी लेनी है, इसका यूज़ क्या है। तो इसी लिहाज से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑल रेडिएशंस एमिटेड थ्रू द आउटपुट कॉपलर इज़ कॉल्ड लॉसेज इनसाइड द ऑप्टिकल कैविटी। लॉसेज की बात करते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है कॉपलर। तो कॉपलर बेसिकली एक मैकेनिकल फिनोमेना है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि सर्व करती है, यूज़ की जाती है दो एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर जोड़ने के लिए, उनके एंड्स को जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। और इस दौरान उन एंड्स में से जो बीम निकल रही होगी, वो रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी, वो लॉसेस होंगी, लॉसेस को डिफ़ाइन करेंगी। द गेन ऑफ द एक्टिव मीडियम मस्ट बी ओवरकम द लॉसेस। जितने भी लॉसेस उस दौरान होंगे उनको ओवरकम करेंगे तो फिर ही हमें कोई ना कोई लेज़र बीम मिलेगी, अदरवाइज़ हमें बीम नहीं मिले। अब लॉसेस कौन कौन से हैं? चूँकि हम मिरर्स की बात करें तो मिरर्स में रिफ्लेक्शन भी होगी, ज़ाहिर है ये भी तो होनी है। इसके अलावा डायफ्रैक्शन भी होनी है, स्कैटरिंग भी होनी है, और इस दौरान बीम ने ज़ाहिर है स्कैटर तो होना ही है, रिफ्लेक्शन भी होनी है, और रिफ्लेक्शन के साथ साथ फिर इसकी डिफ्रैक्शन भी होनी। तो इस दौरान लॉसेस होंगे। अब इन लॉसेस को अगर हम ओवरकम करते हैं तो हमें बीम मिलती है, अदरवाइज़ हमें बीम नहीं मिलती। तो उनके लिए ज़रूरी है, लेज़र एक एक्टिव मीडियम के लिए ज़रूरी है, गेन के लिए ज़रूरी है कि इन उस लॉसेस को ओवरकम किया जाए। इसके अलावा लॉसेस मिरर की ओरिएंटेशन की वजह से भी हो सकते हैं कि अगर हमने दो मिरर लगाए हैं तो दो मिरर उनकी आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुई, मिसअलाइनमेंट हो गई है। जब मिसअलाइनमेंट होगी कैविटी के अंदर, जो मिरर आपस में एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ सही तरीके से जुड़े हुए नहीं होंगे, तो उस दौरान भी लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। या फिर ये भी कह लें कि when the cavity mirror are not exactly aligned perpendicular to the laser axis and parallel to each other। कि जब देखें कि हमारे पास एक मीडियम है, जिस एक्टिव मीडियम कोई भी हमने यूज़ किया, उसके दरमियान में एक्सिस ये है। अब इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर इन दोनों को मिरर को होना चाहिए। पहले हमने जिक्र किया है एक्सिस का, जिसको हमने इमेजिनरी लाइन कहा है। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में जो एक दूसरे को टच कर रही है, अगर तो ये एक दूसरे के एक्सिस के सामने नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा मे भी हो सकता है ये इस तरफ हो जाए, ऐसे कर्व बना रहा हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये इस तरह टेढ़ा हो जाए, या फिर ये भी एक दूसरे के साथ टेढ़ा हो सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। अब बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में जो कि एक्सिस के साथ इन्होंने एंगल बनाना है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर तो ये परपेंडिकुलर नहीं है तब भी लॉसेस हो सकते हैं, यानी कि जो बीम होगी वो लूज़ हो सकती है, ज़ाया हो सकती है। अब देखें कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए और ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। द रेडिएशन इनसाइड द कैविटी विल नॉट बी कन्फाइंड ड्यूरिंग द पाथ बिटवीन द मिरर ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। लेज़र कैविटी के अंदर जितनी भी रेडिएशंस होंगी वो फिर कन्फाइंड नहीं होंगी, वो पाथ में से नहीं गुजरेगी मिरर के दरमियान में। अब इसका मतलब ये है कि हमने एक मिरर को पार्शली छोड़ा हुआ है, दूसरे मिरर को हमने टोटली रिफ्लेक्टिव कहा हुआ है। अब वही बीम उसमें से बाहर निकलेंगी, एक्सिस से बाहर निकलेंगी, जो कि बिल्कुल पार्शल के सामने आएंगी। पार्शल हिस्सा जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है मिरर का, उसके सामने आएंगी, वही बीम बाहर निकलेंगी। अगर बीम उनके दरमियान में नहीं आती तो वो बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इस मिस अलाइनमेंट से बचना है, इसको बिल्कुल एक्सिस के 90 डिग्री के ऊपर रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रही है।
अब यहाँ पर फिर हम उन्हीं लॉसेस की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्टिव मीडियम की। ज़ाहिर है हम जब भी थ्योरेटिकली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज़ एन आइडियल मीडियम। आइडियल मीडियम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं होनी, किसी किस्म की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होनी, किसी भी किस्म की कोई स्कैटरिंग नहीं होनी। तो ये तो एक आइडियल कंडीशन है। लेकिन अगर हम बात करें तो कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट नहीं होता। जस्ट हम इमेजिनरी बात कर लेते हैं कि दैट इज़ एन आइडियल एलिमेंट है। आइडियल एलिमेंट, इसमें किसी किस्म की इंट्रैक्शन नहीं होगी। तो ईच इंट्रैक्शन विद द ऑप्टिकल एलिमेंट इनसाइड द कैविटी काजेज सम लॉसेस। हर किस्म की इंट्रैक्शन, कोई भी इंट्रैक्शन होनी है मिरर्स के दरम्यान में, जितना भी उसके अंदर प्रोसेस होना, उस दौरान अब्जॉर्प्शन होनी ही होनी है, स्कैटरिंग होनी ही होनी है। लेकिन फिर ज़ाहिर है जब स्कैटरिंग होनी है, यानी कि डायफ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बीम ने डायफ्रैक्ट होना ही होना है। अब क्या उसके लिए ज़रूरी है कि हम एवरी टाइम उसके अपर्चर को डिक्रीज़ करें? ये मीडियम अपर्चर, ज़ाहिर है हमने ये कहा है कि अपर्चर जो कि अपर्चर जो है ये डायामीटर का, एक्टिव मीडियम के डायामीटर को डिफ़ाइन करता है। अगर डायामीटर एक्टिव मीडियम का ज़्यादा है तो फिर अपर्चर भी ज़्यादा है। तो क्या हम अपर्चर को चेंज करेंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल टू इंक्रीज़ अपर्चर फॉर रिड्यूसिंग द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें अपर्चर को अपर्चर को चेंज नहीं लाना पड़ेगा अपर्चर में। तो इसी दौरान सच इंक्रीज विल बी अलाउ द लेज़र इन हायर ट्रांसफ़र मोड। हायर ट्रांसफ़र मोड को इंक्रीज़ कर देगा, ओके, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। तो ये थी हमारे पास कैविटी की प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल कैविटी की चंद एक प्रॉपर्टी। इसमें हमने ज़िक्र किया है, अपर्चर का ज़िक्र किया है, इसके अलावा हमने मिरर का ज़िक्र किया है, डिफरेंट शेप्स का ज़िक्र किया, इसके अलावा लेंथ का ज़िक्र किया है, मुख्तलिफ़ किस्म के लेंथ हो सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ फैक्टर का ज़िक्र किया अपर्चर के लिए, फिर स्पेसिफिक एप्लीकेशन का ज़िक्र किया कि मीडियम को सिलेक्ट कैसे करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन देखकर ही सिलेक्ट किया जाए कि हम उससे काम कौन सा लेना चाह रहे हैं। इस दौरान हमने लॉसेस का ज़िक्र किया। तो ये था हमारे पास ऑप्टिकल कैविटी की मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी कैविटी की लेंथ चूज़ की जा सकती है। इसके अलावा एक्टिव मीडियम चूज़ किया जा सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।